स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है इंडियन हिस्ट्री। ये हम कंप्लीट करेंगे और ये क्लास जो है ये आपके यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा गाइस CHSL, CGL, MTS, SSC GD, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे और इस चार्ट में देखिए इतिहास जो ये 14% है। कहने का मतलब है इतिहास जो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये आज जो इतिहास है भाई इसका पूरा खात्मा कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बार आप देख भी सकते हैं 2011 से 2022 के ड्यूरेशन में हिस्ट्री से किस एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है। जैसे SSC CGL लेवल 1 यानी कि जो आपका टियर फर्स्ट है इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। CPO में 3 क्वेश्चन, CGL के टियर 2 2013 में 3 क्वेश्चन और CPO के 2013 में 6 क्वेश्चन। यानी इस तरीके से क्वेश्चन का रेशियो जो है ये यहाँ पर दिया गया है आपके इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप देख लीजिए मैट्रिक्स लेवल में आपके किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन से पूछे गए थे ये देख लीजिए हिस्ट्री के। ठीक है भाई, तो अब आइए शुरू करते हैं भारत का इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्न को कवर कर पाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है और सभी क्वेश्चन MCQ बेस्ड रहें, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो गाइस आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्न को कवर कर पाएँ। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूँगा भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाए और मैं भी आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाऊँ। बाकी आपको तो बेनिफिट मिलता ही रहेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे दबा करके सिलेक्ट ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। टाइप नंबर 1 है, इसके बाद टाइप नंबर 2, उसके बाद टाइप नंबर 3, उसके बाद टाइप नंबर 4, इस तरीके से टाइप वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। टाइप नंबर 1 में पहला सवाल है आपका, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पुरालेख विद्या का अभिप्राय जो है ये है शिलालेखों का अध्ययन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, शिलालेखों का अध्ययन। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शिलालेखों की सबसे पहले अगर शुरुआत किसने की तो ये ध्यान रखिएगा अशोक ने की। ठीक है, और अशोक को शिलालेखों को अगर खोजा किसने था ये पूछा जाए तो टी फैंथलर ने खोजा था। अगर इसको सबसे पहले पढ़ा या स्पष्ट किसने किया तो ये किया था जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की मुख्य विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला सवाल है कि देवी माता की पूजा जो है यह किस सभ्यता से संबंधित थी। देवी माता की जो पूजा है यह किस सभ्यता से संबंधित थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हो जाएगा ऑप्शन 3, सिंधु घाटी की सभ्यता। देवी माता की जो पूजा है ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है ये है धन्यागार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, धन्यागार। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ये सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा 1921 यानी 1921 में की गई थी। ध्यान रखिएगा दयाराम साहनी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है आपके सामने कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। रथ की एक प्रतिमा जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 6। राइट आंसर हो जाएगा दयमाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दयमाबाद से। अगला सवाल है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पे है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पाकिस्तान के लड़काना में। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं।
देखिए सत्यमेव जयते जो है ये उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राइट हो जाएगा आपका मुंडको उपनिषद। अगला सवाल है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? वर्ण व्यवस्था जो है या किसके लिए बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 9। राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक श्रम के विभाजन के लिए। करेक्ट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, व्यावसायिक श्रम के विभाजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सामवेद की संहिता में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है, ये होता है पास बैठकर ज्ञान अर्जित करना या फिर पास बैठना। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पास बैठना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। अगला सवाल है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सही आंसर हो जाएगा कृषि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत है ये कृषि थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है या फिर कहा जाए कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा जय संहिता। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए कालीबंगा जो है ये अगर कहा जाए कहाँ पे मिला तो ये गाइस है भारत के राजस्थान में। और जो कालीबंगा है किसके लिए प्रसिद्ध था? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा मिट्टी के पात्र या फिर गाइस आप एग्जाम में पाएंगे मृदभांड। तो मिट्टी के पात्र या मृदभांड बात एक ही है, ठीक है। तो मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। जिस मनीषी या फिर पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वह कौन थे? सही आंसर हो जाएगा उन्हें अगस्त्य ऋषि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। अगला सवाल है कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम जो है यह है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 2500 से 1750 BC तक इसका कार्यकाल रहा। तो राइट हो जाएगा आपका भाई सिंधु घाटी सभ्यता। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी का ये पाकिस्तान में है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझिएगा। देखिए लोथल जो है ये अपने यहाँ पे ही है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है और आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे, ये आपके उत्तर प्रदेश में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। हड़प्पा जो है ये आपका पाकिस्तान में है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। विषम शब्द इसमें क्या है? राइट हो जाएगा विष्णु पुराण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। देखिए सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद ये जो है ये वेद के प्रकार हैं और इन तीनों वेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को वेदत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। देखिए उपनिषद जो है ये क्या है, ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? देखिए किस वेद में जादू, मंत्र, चमत्कार ये दिया गया है? राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे जिसे आधुनिक वेद के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है वो हो जाएगा अथर्ववेद। राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है और अथर्ववेद को जो पढ़ता है उसे ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला वेद है वो है यजुर्वेद। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए धौलावीरा ये एकमात्र स्थल है जहाँ पे गाइस कहा जाए तो 3 स्थल मतलब 3 भाग पाए गए हैं और धौलावीरा जो है ये यूनेस्को की साइट का 40वां स्थल है, जो कि सबसे अंतिम स्थल है वर्तमान का।
धौलावीरा से जल संरक्षण जो है सबसे बेहतर तरीके से मिला है। राइट हो जाएगा जल संरक्षण, क्योंकि धौलावीरा जो है यहीं से नालियों के प्रबंध मिले हैं, या फिर कहा जाए तो लकड़ी की नालियाँ जो हैं ये कहाँ से मिली हैं, तो धौलावीरा से ही मिली हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। महापरिनिर्वाण कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है ये कहाँ पे हुई थी। ध्यान रखिएगा आपका ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कुशीनगर में। मेरे प्यारे भाई गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध की शिक्षा और उनके ज्ञान देने की घटना और इसके अलावा उनकी मृत्यु के संबंध में एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी कुशीनगर में जान। गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी कुशीनगर में जान। कहने का मतलब है गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में सीख दी और यानी कि सारनाथ में उपदेश दिया और कुशीनगर में मृत्यु हो गई। अगला सवाल है आपके सामने, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं इंद्र। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, तो इनमें से कौन विवाह है। गंधर्व विवाह करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन गंधर्व विवाह। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डैश थी। कौन सी थी नगरें। कृषि नगरें, धार्मिक नगरें, व्यापारिक नगरें या फिर तटीय नगरें। सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक नगरें। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापारिक नगरें। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। आपको बताना है कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये जो है ये वेदत्रयी कहलाता है, जबकि अथर्ववेद जो है ये वेदत्रयी नहीं कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा एकमात्र ऐसा वेद अथर्ववेद जिसे वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है, और इसे अथर्ववेद को आप ब्रह्मवेद या आधुनिक वेद भी कहते हैं। अगला सवाल है कि किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किस नदी के निकट ऋग्वेद की सभ्यताएं जो हैं ये स्थित थीं। राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पाई स्थल मांडा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, मांडा जो है ये कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, और जो मांडा है ये है कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये आपका चिनाब नदी के किनारे है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर चिनाब नदी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित मंडल कौन सा है। देखिए सोम को समर्पित मंडल इसमें जो है वो है आपका 9वां मंडल। करेक्ट हो जाएगा 9वां मंडल। ध्यान रखिएगा 7वां मंडल जो है ये राजा सुदास के बीच जो आप युद्ध हुआ था, जो 10 राज युद्ध हुआ था उसका है। और जो तीसरा मंडल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना के बारे में बताया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार जो है यह हड़प्पा के किस केंद्र के बारे में माना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लोथल, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ेंगे आगे आप पढ़ेंगे कि लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका लोथल। राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल्का टेराकोटा जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे हल्का जो टेराकोटा है ये कहाँ से मिला है। सही आंसर हो जाएगा बनावली से, बनवाली या बनावली। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। बताएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है। देखिए हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है।
अब देखिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है ये मिली है सिंधु घाटी की सभ्यता में। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कांसे की कौन सी मूर्ति है जिसमें पुरुष को मतलब नृत्य करते हुए दिखाया गया है तो वो कहाँ से मिली है गाइस, तो वो आपकी मिली है हड़प्पा से। अगर महिला कहा जाता है यानी नर्तकी कहा जाता है तो वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। और अगर नर्तक कहा जाता है तो वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा। अगला सवाल है कि सुरतुगोई सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश में है। सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चंस का ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है ये था मृतकों का टीला। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मृतकों का टीला। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। देखिए हड़प्पन सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी मेरे प्यारे भाई, सोना चांदी तांबा था लेकिन लोहा नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। और अथर्ववेद जो है ये सबसे नया वेद है। सामवेद जो है ये आपका संगीत का वेद कहलाता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। भीमवेद का जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 नंबर क्वेश्चंस का ये हो जाएगा गुफा शैलचित्रों के लिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है कि भारत में किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिले हैं। एक युग्म समाधान का मतलब होता है कि मतलब कौन सा स्थल है जहाँ से मेल और फीमेल दोनों की मतलब लाशें या फिर शव जो है ये मिले हैं एक ही गड्ढे में या एक ही कब्र में। राइट हो जाएगा आपका लोथल से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। देखिए इसमें मिस्र भी है और दक्षिण एशिया भी है और मेसोपोटामिया भी है लेकिन रूस जो है ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जोरवेक कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है। राइट हो जाएगा महाराष्ट्र में। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। बंदरगाह शहर जो है ये था लोथल। लोथल जो है किस नदी के किनारे है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा भोगवा नदी के किनारे है। अगला सवाल है आपके सामने, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल ये कहाँ पे स्थित है। बुर्ज होम का नवपाषाण कालीन युगीन स्थल जो है ये कहाँ पे है। राइट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कालीबंगा से। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कालीबंगा से। अगला सवाल है कि दावजाली हैंडलिंग नवपाषाण काल में कहाँ पे स्थित है। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे असम में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल है कि महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में पहचाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे नूतन जीवी या फिर सिनोजोइको। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नूतन जीवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावासों के प्रमाण मिले हैं। देखिए गर्तावास के प्रमाण जो हैं ये कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से। अगला सवाल है पाकिस्तान के किस प्रांत में सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 59 का। जोबेडियर यहाँ पे बता रहे हैं
सिंध में। ऑप्शन नंबर 4 बता दें, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिंध में। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में वैदिक सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? राइट हो जाएगा कल्प। ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का, ये हो जाएगा रावी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये सबसे पहले 1921 यानी वर्ष 1921 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वर्ष 1921 में। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित है और एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? राइट हो जाएगा कालीबंगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ये राजस्थान में है। और कालीबंगा का अर्थ जो है ये काली रंग की चूड़ियाँ होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा भाई। अगला सवाल है कि ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। कहने का मतलब है ऋग्वेद में कुल मिलाकर के कितने मंडल हैं? राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 10,432 आपकी रचनाएं हैं, मतलब मंत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? कौन सी विशेषता इसमें से बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? कहने का मतलब बौद्ध और जैन धर्मों में अलग अलग थी। देखिए जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा ये दोनों में समान ही था, लेकिन आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप जो है ये दोनों में अलग अलग था। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल जो है ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2/12/2020 के तृतीय पाली में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित करता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन है। राइट हो जाएगा आपका, देखिए मोक्ष, अर्थ, धर्म ये सब है लेकिन सिद्धि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, उसे संहिता कहते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच के संवाद को किस रूप में या फिर एक रूप में भजन जाना जाता है? वो कौन सी नदियाँ? कहने का मतलब है ऋग्वेद में जो ऋषि विश्वामित्र हैं और देवी के रूप में जो पूजी जाने वाली नदियाँ हैं उनके बीच जो संवाद रूप में एक भजन हुआ करता था वो कौन सी 2 नदियाँ हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ब्यास और सतलज। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ब्यास और सतलज। क्वेश्चन नंबर 71 है, सेल्ट या फिर एक सेल्ट कहा जाए बातों की है, नवपाषाण कालीन का क्या है? देखिए सेल्ट जो है ये नवपाषाण कालीन का एक प्रकार से उपकरण है। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उपकरण। अगला सवाल गाइस, यहाँ पे हमने टाइप नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। टाइप नंबर 1 में कुल मिलाकर के 71 सवाल आपके दिए गए थे। 71 के 71 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। बट उससे पहले निवेदन है भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और एक मैं आपको सरप्राइज़ दे दूँ, और सरप्राइज़ ये है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ भी थोड़ा जगह मिल जाए वहीं दिखा देते हैं। चलो यहीं पर दिखा देते हैं। यहाँ से आपको ये देखिए, ये 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की एक ई बुक है। ये मात्र 39 रुपये में आपके लिए लाई गई है। 60% का डिस्काउंट चल रहा है। इस ई बुक की खासियत है कि इसमें सभी टॉपिक आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। ई बुक जो है ये इमेज एंड कलरफुल है, ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। मात्र 39 रुपये में आपको मिल रही है भाई। अगर लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652 89 48 66 76 52 या फिर 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। इससे आपको यहाँ से ई बुक मिल जाएगी मात्र 39 रुपये में। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो मात्र 39 में इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है, वरना बाद में इसका जो प्राइस है 99 रुपये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टाइप नंबर 2 में पहला सवाल है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे?
देखिए जैनियों यानी कि कहा जाए जैन धर्म में इनमें पहले तीर्थंकर कौन थे? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं ये जैनियों के पहले तीर्थंकर थे और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है ये किसका है? देखिए त्रिपिटक जो है ये बौद्धियों का है, श्वेत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये जो है आपका ये त्रिपिटक का जो धार्मिक ग्रंथ है किसका है? ये बौद्धियों का है। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, देखिए सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जो है ये जैन धर्म का त्रिरत्न है, लेकिन सही दृष्टि जो है ये नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा दयालु बुद्ध से। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका दयालु बुद्ध से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का एक प्रथम व्याकरणविद था? देखिए संस्कृत का एक प्रथम व्याकरणविद जो है ये कौन थे? राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन पाणिनि। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध जो है ये कौन से गणराज्य से थे? मेरे प्यारे भाई कौन से गणराज्य या फिर कहा जाए कौन से वंश से थे? राइट हो जाएगा शाक्य वंश। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल से संबंधित थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाना। सो गाइस मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि हमारे कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। अगर आपको ये स्पीड अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और भाई आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारी बेहतरीन मेहनत कैसी लगी। अगला सवाल है कि बुद्ध का क्या अर्थ है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ज्ञान प्राप्त। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? प्रबोध का मतलब होता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? राइट हो जाएगा बोध गया बिहार में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बोध गया बिहार में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए सबसे बाद में जो लिखा गया था यह लिखा गया था वामसाद पाक्सिनी। करेक्ट हो जाएगा वामसाद पाक्सिनी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? बौद्ध धर्म जो है किन मतों पर विश्वास रखता था ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, फटाफट बताइए और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश भी कीजिए क्योंकि ये समझने लायक क्वेश्चन भी है भाई। सही आंसर हो जाएगा यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित था। राइट हो जाएगा यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो क्या तो निर्वाण मिल जाएगा, है ना भाई? तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, और भी है यहाँ पे लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, अलेक्जेंडर यानी कि जिन्हें आप सिकंदर भी कहते हैं, सिकंदर और पोरस के बीच की जो लड़ाई है ये किस नदी पर लड़ी गई थी? मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच की लड़ाई जो है ये आपका हाइडे स्पीच की लड़ाई कहा जाता है और ये झेलम नदी पर लड़ा गया था और इसे बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन झेलम नदी पर। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? राइट आंसर हो जाएगा उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर के। और जब सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के जब युद्ध हुआ तो उसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया। उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है ये किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ये हो जाएगा आपका चैत्य कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, इसका धर्म प्रचार करने वाला जो है वो है बौद्ध धर्म। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? राइट हो जाएगा आपका बिंबिसार जो है बुद्ध के समकालीन थे। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बिंबिसार। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिंबिसार जो है किस वंश से संबंधित था तो ये हर्यक वंश से संबंधित था, जिस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर्यक वंश में जो बिंबिसार हुए इनकी हत्या जो है उनके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की जो हत्या है ये अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की। इस वजह से इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा भाई।
अगला सवाल है कि बुद्ध के जीवन और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ जो हैं ये किसमें संकलित हैं। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जातक की कथाओं में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा जातक की कथाओं में। प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये कहाँ आयोजित की गई थी। 540 ईस्वी में आयोजित की गई थी। और जो प्रथम बौद्ध परिषद है ये आपकी कहाँ पे आयोजित की गई थी ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए प्रथम बौद्ध परिषद जो है आपकी ये कहाँ पे आयोजित की गई थी, ये आपकी आयोजित की गई थी राजगृह में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह में, ठीक है। और जो आपकी मतलब सेकंड ये बौद्ध परिषद है, ठीक है, तो ये राजगृह में पहली। और दूसरी कहाँ पे आयोजित की गई थी इसका आंसर आप बताएंगे। दूसरी आपकी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी ये आपकी कुंडलवन कश्मीर में, इसको ध्यान रखिएगा। बुद्ध के पहले प्रवचन को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है कि बुद्ध के प्रवचन या फिर जो उन्होंने उपदेश दिया उस घटना को क्या कहते हैं। राइट हो जाएगा आपका, उसे कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। हालांकि कभी कभी ये धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से आ जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र या फिर धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र ये भी कहा जाता है। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते थे। बुद्ध धम्म संघ ये जो है ये बौद्ध धर्म का एक त्रिरत्न कहलाता था। राइट हो जाएगा त्रिरत्न। अगला सवाल है मिलिंद पन्हो क्या है। देखिए मेरे प्यारे भाई मिलिंद पन्हो जो है ये मीनांडर जिसे हम मिलिंद भी कहते हैं और नागदशक इनके बीच की जो बौद्ध प्रश्नों का उत्तर है, बौद्ध के प्रश्न उत्तर हैं ये आपका हुआ करता था। और मिलिंद पन्हो जो है ये मीनांडर से संबंधित है। और मेरे प्यारे भाई ये जो है ये किसका, ये बौद्ध ग्रंथ का एक पार्ट है या फिर बौद्ध ग्रंथ का एक पुस्तक है। राइट हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। देखिए हीनयान, महायान, थेरवाद, दिगंबर कौन सा बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही आंसर हो जाएगा दिगंबर। ऑप्शन नंबर 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दिगंबर, क्योंकि दिगंबर और श्वेतांबर जो है जैन धर्म से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। अगला सवाल है कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जमाली, जो कि इनके दामाद थे, यानी उनकी पुत्री जो थी उनके पति है ना, जो इनकी पुत्री थी क्या नाम था प्रियदर्शिनी, उनके जो पति थे वो उनका क्या नाम था जमाली जो है भाई ये महावीर के प्रथम शिष्य थे। ध्यान रखिएगा। वर्धमान महावीर को और किस नाम से विख्यात हैं। देखिए वर्धमान जो है ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा जिन, यहाँ पे जेना लिखा गया, ध्यान रखिएगा जिन कहा जाता था। ऑप्शन 1। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाए। देखिए तिब्बत में बौद्ध का जो प्रचार किए वो कौन किए, पद्मसंभव। राइट हो जाएगा 4th ऑप्शन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य, जो मौर्य वंश के अशोक हैं उनके रुमनदेही स्तंभ अभिलेख से। राइट हो जाएगा 2nd ऑप्शन। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बौद्ध के युग में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1st ऑप्शन बौद्ध के युग में। अगला सवाल है जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रम को मान्यता दी गई थी। जैन और बौद्ध धर्म के समय कुल मिलाकर के कितने आश्रम को मान्यता दी गई थी, तो ये दी गई थी 4 और 5वां जो है ये दिया गया था बाद में, वो था आपका ब्रह्मचर्य। अगला सवाल है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का कौन सा काल कहलाता है। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है ये धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता है। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जैन धर्म का संरक्षक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का संरक्षक जो है इसमें ये थे महावीर। 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है ये इनमें से क्या इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 ये गलत है, ये सबके सब गलत है, बताइए। बुद्ध धम्म और संघ ये हो जाएगा आपका त्रिरत्न, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्ध धम्म संघ होना चाहिए, सबके सब गलत हैं। ये जो है त्रिपिटक कहलाता था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने, भाई जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहा जाता है मगध जो है इसने सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया। राइट हो जाएगा 2nd ऑप्शन।
उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का एक राज्य संघ हुआ करता था और पूरे 16 के 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसा महाजनपद जो कि गणतंत्र था। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वज्जी। वज्जी आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्जी। अगला सवाल है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र मुद्रा में। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? केवल्य जो है ये कौन से धर्म से संबंधित है? राइट हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंगुत्तर निकाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अंगुत्तर निकाय। अगला सवाल है, 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे किसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा गांधार की। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधार और कंबोज ये दो ऐसे महाजनपद थे जो कि भारत से बाहर थे। राइट हो जाएगा गांधार। अगला सवाल है आपके सामने, स्तूप गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? स्तूप जो है गौतम बुद्ध की किस घटना से संबंधित है? राइट हो जाएगा मृत्यु से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान के शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। देखिए जो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान है ये किसके समय में विभाजित हुआ था? ये हो जाएगा कनिष्क के समय में। जो चौथी बौद्ध संगति हुई ये कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के ही अध्यक्षता मतलब कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म ये हीनयान और महायान दो शाखाओं में बढ़ गया था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? राइट हो जाएगा कणाद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? राइट हो जाएगा पाली भाषा में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पाली भाषा में। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गौतम बुद्ध को। महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम वैशाली में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? गौतम जी ने लुम्बिनी, बोधगया में ज्ञान, सारनाथ में सिद्धि, कुशीनगर में जानपाओ पूरी नहीं है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत जो है ये उनका अहिंसा माना जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। महर्षि गौतम बुद्ध का संबंध जो है किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम का जो संबंध है ये किस भारतीय दर्शन से है? राइट हो जाएगा न्याय। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज पे हर्षवर्धन थे। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, डैश का युद्ध 326 ईस्वी में सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध बताइए? राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का हाइडे स्पीच का युद्ध। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हाइडे स्पीच का युद्ध। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ या फिर महाजनपद अस्तित्व में थे? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 महाजनपद और इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इस बात को भी आप जानते हैं। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 16 महाजनपद। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में मौजूद है? राइट हो जाएगा मगध, अवंती, कौशल है, वैशाली नहीं है। सेकंड राइट होगा। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट हो जाएगा कपिल मुनि के द्वारा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है भाई तो लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लाइक, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। सो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? गौतम जन्म लुम्बिनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन लुम्बिनी। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो कि सिद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है, ये आपका बौद्ध धर्म से है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो है किसका पुत्र था? हर्यक वंश जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ये आपका बिंबिसार का पुत्र था। और उदयन जो है मेरे प्यारे भाई ये अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंदवंश का एक अंतिम शासक हुआ? नंदवंश का अंतिम शासक जो है कौन हुआ? ये घनानंद हुआ, जिसे पराजित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया और फिर मौर्य वंश की नींव रखी। अगला सवाल है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? देखिए, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? अगर ये सवाल पूछा जाता है तो ये राइट हो जाएगा आपका बिंबिसार। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी तो बृहद्रथ ने की थी। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो वो भी बृहद्रथ ही हुआ, क्योंकि बृहद्रथ जो है ये आपका पहले हर्यक वंश की स्थापना की और जो बृहद्रथ अंत में वाला हुआ वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा राजगृह। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राजगृह। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ से कहाँ? मतलब मगध से पाटलिपुत्र में, राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन पाटलिपुत्र। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? सेंस हो जाएगा आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन विजेता अर्थ होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बिहार में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपके सामने, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है, जिनमें से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? सब सही है, रायगढ़ नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किया? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपका आंसर आया था और आपने सही आंसर भी बताया था। राइट आंसर जो हो जाएगा गाइज आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा कणाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पे अब शुरू हो चुका है आपका टाइप नंबर 3, बट उससे पहले फिर वही कहना चाहेंगे भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूंगा, इसकी हो सकता है कि आपके पास थोड़ी सी सरसराहट की आवाज़ जा रही हो, सुन लीजिए थोड़ा सा। और ये आवाज़ जो है भाई ये पंखे की आवाज़ है, फ़ैन चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से फ़ैन ऑन रखे हैं। और अगर सरसराहट की आवाज़ जा रही है भाई तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी में पढ़ाया नहीं जा सकता। टाइप नंबर 3 में पहला सवाल है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना जो है किसने की थी? राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कौटिल्य ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए अर्थशास्त्र जो है ये संबंधित किससे, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है और वैसे नहीं कह रहे हैं तो ये पूछा ही जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ये एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, और ये आएगा कि किसी से संबंधित हो। ध्यान रखिएगा भैया ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, सेल्यूकस निकेटर जो है ये पराजित किया गया था। देखिए सेल्यूकस निकेटर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था, और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का जो विवाह ये चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ठीक है, राइट हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये किन 2 नदियों के बीच स्थित था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच है। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, यूनानियों को भारत से बाहर जो है ये किसने निकाला था?
राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कलिंग युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था? देखिए कलिंग युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था, ध्यान रखिएगा। अशोक जो है ये गद्दी पर कब बैठे? अशोक जो है ये गद्दी पर कब बैठे थे? 269 और उसके 8वें साल बाद यानी 261 बीसी में कलिंग पर युद्ध हो गया था, ये हो गया था। और मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा कि जो कलिंग का सबसे ज़्यादा कहा जाए तो मतलब महत्वपूर्ण शासक या फिर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख शासक था या सबसे ज़्यादा जो मतलब फेमस था वो कौन था? वो था खारवेल। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को अपनाने वाले कौन थे अंतिम दिनों में? राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिलालेखों में किस राजा को देवनापिया प्रियदर्शी या फिर देवताओं का प्रिय या फिर देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अशोक को। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय भी कहा गया है। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन। देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ ये हुआ बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या जो है किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और उन्होंने किसकी किस वंश की स्थापना की? तो क्या बताएं, एक मिनट, किसकी स्थापना की? शुंग वंश की। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फिर से समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनका मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या जो है किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। और पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? तो शुंग वंश की स्थापना की। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? राइट हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ये हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन सा? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेगस्थनीज। कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ या फिर किस वर्ष राज्य सिंहासन पर बैठा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 78 बीसी में, और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत की शुरुआत भी की। तो राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 78 बीसी। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसने कब और पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? अशोक के शिलालेखों का अर्थ जो स्पष्ट ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। राइट हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र जो है ये मुसीर था। राइट हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। अगला सवाल है कि कुषाण के काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला को किस नाम से जाना जाता था? राइट हो जाएगा गांधार कला के नाम से जानते थे। 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? राइट हो जाएगा कलिंग के। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? राइट आंसर हो जाएगा उरैयूर। उरैयूर जो है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा धम्म महामात्रों को भेज करके। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की?
गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको भाई मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक करना पड़ेगा। अगर आप लाइक करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाऊंगा। सो प्लीज़ मैं आपसे बिना मेरे निवेदन करता हूं भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया? ये हुआ था भाई कलिंग युद्ध का जो मतलब उल्लेख है ये आपका शिलालेख नंबर 13वें में। राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? देखिए बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो है ये तक्षशिला पर थी और इसी को दबाने के लिए किसने भेजा था? बिंदुसार ने अपने पुत्र पहले सुसीम को भेजा और जब सुसीम इसको दबाने में असफल रहा तब इन्होंने अपने सबसे प्रतापी पुत्र जो कि अशोक हुआ, अशोक को भेजा और अशोक जो है इसमें सफल हुआ। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अब देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं भाई कौन, बताइए पहले। बहुत बढ़िया, ये है चाणक्य, जिन्हें आप कहते हैं कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने घनानंद को पराजित किया था। तो ये हो जाएंगे चाणक्य के जो समकालीन थे, चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य ये किसके समकालीन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला सवाल है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक या फिर कहा जाए जो सबसे ज़्यादा फेमस या प्रसिद्ध हुआ, ये हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर व्यतीत किए? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये अपने अंतिम दिन कहाँ पर व्यतीत किए? राइट हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। और इन्होंने जो अपनी मृत्यु है ये संलेखना व्रत से की थी। संलेखना व्रत का मतलब होता है कि बिना खाए पिए, कहने का मतलब है भूखा रह करके। इन्होंने श्रवणबेलगोला में भूखा रह करके अपने प्राण जो है त्याग दिए। तो राइट हो जाएगा श्रवणबेलगोला, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुशाण वंश से था? सही आंसर हो जाएगा कड़फिसस फर्स्ट, सॉरी कड़फिसस फर्स्ट, हाँ सही है, कड़फिसस फर्स्ट जो है ये कुशाण वंश का था और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है आपके सामने, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सातवाहन साम्राज्य के जो संस्थापक हुए ये कौन है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सिमुक, करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हिंद और यूनानी कला का, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पांड्य, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसमें से अगर ऑप्शन के थ्रू बात की जाए तो ब्राह्मी, इसके अलावा कहा जाए तो ब्राह्मी के अलावा इन्होंने अरमाइक लिपि का भी प्रयोग किया है और खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्राह्मी जो है मेरे प्यारे भाई ये कहाँ का है? तो ये जो ब्राह्मी है ये अपने इंडिया का है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी ये कहाँ पे थी? राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र जो है इसे चाणक्य ने अपनी पुस्तक में क्या कहा है? पालीब्रोथा कहा है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, ये हो जाएगा गांधार, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन गांधार। अगला सवाल है कि धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को नियुक्त किया था? धम्म की शिक्षा के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा धम्म महामात्रों को। राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि संगम युग का तोल्यक्कपियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है, यानी किस साहित्य का? 34 नंबर सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु, राइट आंसर हो जाएगा तमिल साहित्य का, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन तमिल साहित्य का। अगला सवाल है कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है? कुल मिलाकर के कहने का बात यह है भाई कि जो सत्यमेव जयते है इसमें किस चीज़ का नहीं है, मतलब क्या बताएं, किसकी आकृति नहीं है ना, ये कहा जाए साफ साफ। अब देखो पहले भाई ये अपनाया नहीं गया ये सवाल हमसे कह रहा है, समझिएगा। अब देखो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सत्यमेव जयते जो वही आपका बिल्कुल सही आंसर। ये मुंडक उपनिषद से है भाई, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, मुंडक उपनिषद ही आपका नहीं है। ये हम बात की क्या की जा रही है? मौर्य वंश से, तो राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे?
राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा नंद राजवंश के संस्थापक जो है ये थे महापद्म नंद। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन महापद्म नंद। और इसका जो अंतिम शासक है ये कौन हुआ, ये घनानंद हुआ, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, एका ब्राह्मण यानी अपने आप को एका ब्राह्मण कहने वाला कौन था। 37 नंबर सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश से संबंधित था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये एका ब्राह्मण से संबंधित था। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन समाज में किस प्रकार की मतलब प्राथमिकता थी, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कि किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा भले ही गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी, लेकिन जो इसमें मतलब व्यवस्था की या फिर कहा जाए तो जो शासन चलता था ये पितृसत्तात्मक चलता था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पक्का है पूछा जाएगा। ग्रीक जो कि यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज किसे कहा जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 38 नंबर सवाल, अग्रमीज किसे कहा जाता था। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे घनानंद को, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन धनानंद को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जीवन मृत्यु आंतरिक नीति और विदेश नीति सबके सभी। राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, सभी विकल्प सही हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन अशोक ने। अगला सवाल है कि कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुजुल कटफिसेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन कुजुल कटफिसेस। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि कनिष्क के शासनकाल में सोने के सिक्के तो चलाए गए लेकिन चलवाया किसने था, तो ध्यान रखिएगा बिम कटफिसेस ने चलवाया था। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है, मतलब ये किस पर बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा पत्थर पर। किस पर बना है भाई, पत्थर पर। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। स्तंभ का जो चक्र है, चक्र जो है ये किसे इंगित करता है। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रगति को। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन प्रगति को। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। धम्म में वर्णित नहीं था, देखिए माता पिता की आज्ञा का पालन ये धम्म में वर्णित था, दान पुण्य करना ये भी वर्णित था, भातृ और भाव ये भी वर्णित था, लेकिन संघ के प्रति आस्था ये बिल्कुल भी वर्णित नहीं था। राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। धमेक स्तूप जो है ये किस स्थान पर स्थित है। धमेक स्तूप जो है ये किस स्थान पर स्थित है। 45 नंबर सवाल है। राइट हो जाएगा सारनाथ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सारनाथ में। अगला सवाल देखते हैं कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना, यानी आदित्य फर्स्ट उपाधि जो है ये किस चोल राजा ने उपाधि धारण की थी। राइट हो जाएगा विजयालय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विजयालय ने। अगला सवाल, सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ये भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। किस स्तूप का निर्माण इसमें से अशोक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा धमेक स्तूप। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं किस काल की हैं। राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया था। सिकंदर जो है भारत में मात्र 19 माह रहा और मेरे प्यारे भाई सिकंदर ने भारत पर हमला जो है ये कब किया, 326 BC में या ईसा पूर्व में। और ये भारत से वापस कब गया, तो ये भारत से वापस गया था 325 में। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हो गई, तो 323 में। ठीक है, बेबीलोन में। तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्राम का लेखक कौन है, या फिर इसका लेखन किसने तैयार किया। राइट हो जाएगा एंग्लो आदिगल ने। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। CHSL में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अशोक को। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। प्राचीन भारत में गांधार कला जो है किस साम्राज्य के समय में विकसित हुई थी। गांधार कला जो है कुषाण के समय में विकसित हुई थी। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मौर्य स्तंभ, करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ मिलता है? 54 राइट हो जाएगा इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, तोल्कापियर भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैयाकरण है। तोल्कापियर जो है किस भाषा के एक प्राचीन वैयाकरण है? राइट हो जाएगा तमिल के फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? 1818 में करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1818 में। गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और इसका जो मतलब उद्धार है या फिर इसका जो जीर्णोद्धार है ये करवाया था रुद्रदामन ने, और इसका जो पुनः उद्धार है ये करवाया था स्कंदगुप्त ने। मेरे प्यारे भाई गुजरात में है और ये है सुदर्शन झील। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से किस राजा ने अशोक की जौघड़ शिला राजाज्ञा स्थित की? सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में अशोक की जौघड़ शिला राजाज्ञा स्थित है? मतलब कि जो अशोक की जौघड़ शिला राजाज्ञा है ये कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में है भाई, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा ओडिशा में। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन बना? बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? अशोक ने, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के राजा कौन थे या संस्थापक कौन थे? बिंद शक्ति वाकाटक के हो जाएंगे, बिंद शक्ति, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित करवाए थे? घना आसान सवाल। राइट हो जाएगा अशोक ने, क्योंकि शिलालेख अशोक के शासनकाल से ही प्रारंभ हुए थे। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित भी किया। किसके खिलाफ? चंद्रगुप्त ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नंद, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? राइट हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले? राइट हो जाएगा ब्रह्मगिरी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गविमठ, मस्की, रूपनाथ सब मिले हैं। आते हैं अब टाइप नंबर 4 की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता दें जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं, अगर भाई आप जी के विषय को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं और जी के विषय को अपने अंदर से उसके डर को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में आप इस ई बुक को ले सकते हैं। मात्र 39 रुपये में 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। ई बुक जो है ये इमेज एंड कलरफुल है। लेना है तो 8948667652 पर व्हाट्सअप कीजिए। मैं ई बुक का डेमो रिव्यू आपको यहाँ पे अब दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ई बुक है, 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस हैं, साइंस के साथ स्टैटिक भी सम्मिलित है, इमेज एंड कलरफुल है। और मेरे प्यारे भाई आपके एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स के लिए रामबाण ये अपनी ई बुक है, मात्र 39 रुपये में मिल रही है। बेहतरीन ई बुक है और ई बुक की क्वालिटी आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल है, पूरे 291 पेज की है और मात्र 39 रुपये में 60% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रही है। भाई अगर आपको ये ई बुक लेना है और अपने अंदर से जी के विषय के डर को ख़त्म करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप
8948667652 8948686652। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। अब आइए टाइप नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है ये किसे दी गई है? इसमें गुप्त वंश से संबंधित सवाल आएंगे। देखिए जो भारतीय नेपोलियन है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने 12 और 9 यानी कि 12 राजा और 9 यानी कि कुल मिलाकर के 21 राजाओं को हराया था। अगला सवाल है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? टाइप नंबर 4 के सवाल चल रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए गुप्त वंश की जो स्थापना है ये किसने की थी बताइए? बहुत बढ़िया, किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। तो ये हो जाएगा पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त। और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो वो चंद्रगुप्त को माना जाता है। अगला सवाल बताओ, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहियान जो है किसके समय भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? राइट हो जाएगा आपका प्रयाग प्रशस्ति लेख, यानी कि जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है हरिसेन द्वारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? देखिए कुल मिलाकर के नवरत्न रहते थे, और कवि कालिदास जो हैं जिन्होंने मालविकाग्निमित्रम और वाग्योर्षियम और इसके अलावा मेघदूतम ये सब रचनाएं जो है की है, ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? राइट हो जाएगा थानेश्वर से कन्नौज, क्योंकि थानेश्वर पहले था, कन्नौज इन्होंने तब स्थानांतरित की जब इनकी बहन राजश्री की जो राजश्री के जो पति थे ग्रहवर्मन उनकी हत्या कर दी गई थी। तब इन्होंने वहाँ का शासन देखने के लिए अपनी बहन को वहाँ का कन्नौज का राजा बनाया और वहाँ की अपनी राजधानी जो कन्नौज बनाई, और वहाँ का जो शासन या बागडोर है वो अपना खुद का संभालने लगे। नाम मात्र की जो शासका रही इनकी बहन रही राजश्री। तो राइट हो जाएगा थानेश्वर से कन्नौज। अगला, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर ये सब जो है ये कहाँ पे रहते थे भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहते थे। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गुप्तों के। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा है कि जो समुद्रगुप्त हैं ये संगीत के सबसे ज़्यादा प्रेमी रहे, और समुद्रगुप्त को उनकी बीड़ाओं पर उनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। इस वजह से जो गुप्त काल के जो शासक रहे, गुप्तों के जो शासक रहे, उन्हें संगीत का सबसे ज़्यादा प्रेमी माना जाता है। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन कुमारगुप्त। हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, ये मैं बताना भूल गया था, इसके पहले हमारा स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। स्टैटिक जीके की पूरी खात्मा हो चुका है भाई, वो अपनी 2-2.5 घंटे की क्लास हुई है मैराथन, आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप ज़रूर देख लेना। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ ताकि आपका वहाँ पे भी अच्छा खासा स्कोर अर्जित हो पाए, ठीक है, स्टैटिक का भी आपका डर खत्म हो जाए। तो स्टैटिक जीके की जो क्लास हुई है 2-2.5 घंटे की मैराथन हुई है, जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं सारे क्वेश्चंस वो कंप्लीट कर लिए गए हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम हिस्ट्री कंप्लीट करें और इसके बाद किस टॉपिक पे जोर दिया जाए या किस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए इसका आप कमेंट्स में आंसर बताइएगा। इसके बाद आप किस टॉपिक की मैराथन क्लास पाना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। पहले बताओ, राइट हो जाएगा कुमारगुप्त, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बाणभट्ट जो हैं ये किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो हैं किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? राइट हो जाएगा हर्षवर्धन के, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेखों में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ जो है ये भानुगुप्त के एरण शिलालेख से मिलता है। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन भानुगुप्त के एरण शिलालेख। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी?
राइट हो जाएगा बाणभट्टी के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणभट्टी के द्वारा। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है भारत के किस राज्य में है? अजंता और एलोरा की गुफा जो है ये भारत के कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र में। बराहमीर कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के एक दरबार में रहते थे और ये कौन थे भाई? ये खगोलज्ञ थे। राइट हो जाएगा खगोलज्ञ। अगला सवाल देखते हैं, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ये हो जाएगा आर्यभट्ट ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया? चीनी यात्री सुंग यून जो है ये 518 ईस्वी में भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 518 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ है? राइट हो जाएगा तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवी दौहित्र जो है ये किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित था? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है ये कहाँ पे था? बिहार में। अगला सवाल है, गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? बताओ। देखिए, चांदी में जारी किए गए सिक्के को रुपए का कहा जाता था। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रुपए का। और जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उन्हें दिनार। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? हर्षवर्धन के समय दक्षिण पर जो शासक था वो कौन था? 21 नंबर सवाल। राइट हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सबसे अधिक चिरस्थायी योगदान है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा माफ कीजिएगा, एक मिनट। भाई लाइक जरूर कर देना, मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक कर दूं। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ भाई ताकि कम समय में कवर हो जाए। और आप अभी ये सोच रहे हो कि इतनी भी जल्दी क्या है? भाई देखो, आपका जीके के क्वेश्चंस कवर हो रहा है और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो टाइम बर्बाद करना बहुत ही गलत काम होता है। इस वजह से कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करना ये हमारा मेन मकसद होता है। इस वजह से मेरे प्यारे भाई हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रकूटों को सबसे अधिक चिरस्थायी योगदान है वो है कन्नड़ काव्य के 3 कवि, नाम है पंपा, पोन्ना और रन्ना और कैलाश मंदिर। अगला, रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, वो किसके संरक्षण में रहते थे? मतलब किसका संरक्षण प्राप्त था यार, बताओ, इतना समझा करो। पुलकेशिन द्वितीय। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं? अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गईं? राइट हो जाएगा गुप्त के समय में, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाने वाला शिलालेख हरिसेन द्वारा यह हो जाएगा इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख। अगला, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तक्षशिला। द्वितीय पांड्यान साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन हुए? गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन हुए? 28 नंबर सवाल है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा विष्णुगुप्त। करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या है? जो चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय है, इन्होंने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? राइट हो जाएगा 618 ईस्वी में। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? राइट हो जाएगा महामेघवाहन वंश, जिसे आप चेदी वंश भी कहते हैं। राइट हो जाएगा आपका महामेघवाहन वंश। अगला सवाल देखते हैं,
हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाई गई? नवसारी ताम्रपात शिलालेख में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात सामग्री नहीं थी? देखिए, लोहा, सोना, चांदी था, टिन नहीं था। राइट हो जाएगा 3rd ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। 3rd ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के को दिनारस या फिर दिनार, और जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें रुपये का कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया? 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। राइट हो जाएगा आपका 2nd ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला सवाल देखते हैं, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट, बताइए पहले। राइट हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। अगला सवाल है 39 नंबर सवाल है कि गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था, और इसे प्रत्येक उस खेतीहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। कौन सा कर लगाया था? बताइए बताइए भाई, बताइए जल्दी जल्दी बताइए यार, कंप्लीट हो हाल ही, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, हलीवा कर, हल भाई, हलीवा, हलीवा बस याद रख सकते हो। तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हुआनसांग के सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। हुआनसांग सियूकी, इन्होंने सियूकी में अपनी यात्रा का वर्णन किया। किसके समय में भारत आया? हर्षवर्धन के समय में। 4th, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो राजा हर्षवर्धन के भाई थे, क्या नाम था उनका? राज्यवर्धन। ठीक है, इन्होंने अपने मतलब जो इनके बहन थी राजश्री, उनके जो पति थे, हस्बैंड थे, उनकी जो हत्या कर दी गई थी, है ना, गौर नरेश के द्वारा। तो इस वजह से उनकी हत्या करने के लिए राजवर्धन को भेजा गया। राजवर्धन की हत्या हो चुकी थी, मिलकर के मार दिए थे सब, है ना, और उसी का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन को भेजा गया। हर्षवर्धन ने मारकर सबको गिरा दिया, और उसके बाद अपनी बहन को ढूंढने निकले, क्योंकि बहन इसकी जंगल में भाग गई थी, क्योंकि उस समय ये प्रथा थी सती होने की, सती प्रथा थी, है ना। तो सती प्रथा थी कि अगर कोई पति मर जाता है और उस समय उसकी स्त्री जीवित रहती है, तो उस पति की चिता पर स्त्री को जिंदा बैठना होता था, ये होता था सती। ठीक है, तो ये सोच रही थी कि अगर वो मर चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम भी जा रहे हैं सती होने। इस वजह से फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने रोका था। ठीक है, हर्षवर्धन ने रोका, और उसके बाद अपनी बहन को यानी राजश्री को कन्नौज की गद्दी पर बैठाए, और वहाँ की जो बागडोर खुद संभालने लगे। इस वजह से थानेश्वर से कन्नौज इन्होंने अपनी जो राजधानी है ये भी स्थानांतरित थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला है कि हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। गजब का सवाल ये है आपके सामने कि हर्षचरित ये जो है किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। लिखा किसने? बाणभट्ट ने। 3rd ऑप्शन। अगला, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? राइट हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति लेख। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के राजा थे। किस राजवंश के? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश या फिर जिन्हें आप हर्षवर्धन वंश कहते हैं, क्योंकि स्थापना जो है ये किसने की थी? पुष्यभूति ने ही की थी हर्षवंश की। तो राइट हो जाएगा वर्धन। राइट हो जाएगा 1st ऑप्शन। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त जो है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था, पोर्ट हुआ करता था। अगला सवाल देखो, तो शायद 45 सवाल ही दिए गए थे क्या? 1 मिनट देख लेते हैं।
जी भाई, इसमें केवल और केवल 45 सवाल दिए गए थे। अब आते हैं हम टाइप नंबर 5 की तरफ। मेरे प्यारे भाई, मेहनत अच्छी लग रही है भाई तो लाइक ज़रूर कर देना। मेहनत हम आपके लिए करें, इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक कर दो। लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, बस ये है कि आप लाइक करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और बेहतर क्लासेस दे पाऊँगा, बस इतना फ़र्क है। तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। अब इधर से आ गया है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टाइप 5 और इसके बाद टाइप 6, उसके बाद प्राचीन भारत का पूरा क्लास। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? बताओ, अजंता गुफाओं के संबंध में क्या सही नहीं है? ये महाराष्ट्र में है अजंता गुफाएं, हाँ भैया महाराष्ट्र में है। ये बौद्ध कला से सुसज्जित हैं, बिल्कुल भाई बौद्ध कला से हैं। प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, भाई गलत, क्योंकि बौद्ध धर्म से है तो तकनीकी कहाँ, गलत, बौद्ध धर्म से है, तो राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी गई थी? मूल जो चचनामा है ये किस भाषा में लिखी गई थी? राइट हो जाएगा आपका सेकंड का, वो हो जाएगा अरबी भाषा में, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। एसएससी सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया भाई, पल्लवों के शासनकाल में। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने, फर्स्ट थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने। महाबलीपुरम की स्थापना जो है किसने की थी? पल्लवों ने की थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव ने। पल्लवों की राजधानी कहाँ पे थी? सही आंसर हो जाएगा कांची। कांची जो है पल्लवों की राजधानी थी, राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में? किस पल्लव शासक के शासनकाल में महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण हुआ था? 57 नंबर सवाल है, सॉरी 7 नंबर सवाल है, पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया है। राइट हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। 1 मिनट पानी पी ले भाई, तब दिमाग काम करेगा, और जब तक दिमाग काम नहीं करेगा तब तक कुछ हो भी नहीं सकता है ना। तो 1 मिनट पानी पी ले तब। चलो बताओ, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में आता है, जितना स्टार मार्क लगाना चाहो उतना लगा लो, इतना समझ जाओ। राज चोल ने, सेकंड ऑप्शन राज चोल। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी सिंघल को पहले जीता था? लंका या फिर सिंघोल को पहले जीता था? भाई लंका को जीतने वाले तो वो थे प्रभु रामचंद्र जी, लेकिन इसमें राजा की बात की जा रही है, वो भी राजा थे लेकिन चोल राजा की बात की जा रही है ना। तो ये हो जाएंगे राज प्रथम। कौन हो जाएंगे? राज प्रथम। अगला 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 ये रहा। गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। राजेंद्र चोल जो हैं ये गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाले हैं, ये राइट हो जाएगा आपका राजेंद्र चोल। निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए, और नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर रहा है। तो पहले यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा मेल सही है, और उसके बाद यहाँ पे कोड भाषा का प्रयोग करके मुझे सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, चलो। सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूट, क्या यह सही है? बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद के समय में ही सोमनाथ की लूट हुई थी 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? गजब का सवाल है, गजब का सवाल है, गजब का सवाल है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मित्र, राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी के समय में। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? राइट हो जाएगा उत्तर मेरूर शिलालेख में। कौन सा शिलालेख में? उत्तर मेरूर शिलालेख में। अगला, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ये हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम 712 में आक्रमण किए थे भारत में।
अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले तो मिलान कर लीजिए। मिलान कैसे करना है ये समझो। देखिए, चालुक्य जो है ये वातापी हो जाएंगे, होयसल जो है ये द्वार समुद्र हो जाएंगे, राष्ट्रकूट जो है ये मालखेड़ हो जाएंगे, काकतीय जो हैं ये हो जाएंगे वारंगल। वारंगल तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, पहले आपका 2, फिर हो जाएगा आपका 4, फिर हो जाएगा 1, फिर 3, यानी 24 13, यानी आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 24 13। अगला सवाल है कि कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। गजब का इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, फटाफट बताइए भाई, बहुत बढ़िया। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऐहोल शिलालेख। ठीक है। अगला सवाल है कि अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वर्ण नगरी, क्या कहा था भाई, स्वर्ण नगरी कहा था। राइट हो जाएगा 3rd ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी है। अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कविराज मार्ग। कौन सी, कविराज मार्ग, कविराज मार्ग, 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमोघ वर्ष कविराज मार्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है किसने बनवाया था। ये कांचीपुरम में है बैकुंठ पेरुमल मंदिर, और ये बनवाया किसने था। राइट हो जाएगा नंदीवर्मन द्वितीय ने। अगला सवाल, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। आर्य, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। हालांकि ये अभी मतलब डाउट में चल रहा है। प्रतिहार वंश के महानतम राजा कौन थे। प्रतिहार वंश के महानतम राजा थे भोज, जिन्हें मिहिर भोज भी कहते हैं। राइट हो जाएगा 2nd ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोंडा को खिताब भी प्राप्त किया। राइट हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला सवाल है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एलोरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2nd ऑप्शन एलोरा। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप का एक प्राचीन नाम है। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप का एक प्राचीन नाम है। राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अजंता एलोरा की गुफा जो है किस शहर के पास स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर 2nd करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। अगला सवाल देखते हैं। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर जो है कहाँ है। दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन राजस्थान के माउंट आबू में। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर जो कि शिव मंदिर है, जिसकी भीतरी दीवारों पर रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, ये किसने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। करेक्ट, सॉरी नरसिंह वर्मन केवल, नरसिंह वर्मन राइट हो जाएगा। 2nd ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। भाई गर्मी लग रही है, लाइट चली गई है, इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इस वजह से दिमाग भी थोड़ा कम काम कर रहा है। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई थी, पहले इसका आंसर बताओ। कांचीपुरम में बनाई थी भाई। राइट हो जाएगा 1st ऑप्शन। सुल्तान महमूद जो है कहाँ का शासक था। गजनी का शासक था। राइट हो जाएगा आपका 2nd ऑप्शन गजनी। अगला सवाल है कि ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य राजवंश से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2nd ऑप्शन चालुक्य राजवंश। निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित थे। चंदेल राजा जो है किससे संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खजुराहो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा खजुराहो। गाइस एक बात मैं आपको और बता दूं कि अब मुझे थोड़ा सा धीरे चलना होगा, क्योंकि लगातार इतनी तेज क्लास करवा रहे हैं, हो सकता है कि आगे गलती भी होने लगे ना, इस वजह से थोड़ा धीरे चलेंगे। अब निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है। नहीं है, प्रमाण है।
चालुक्य है, प्रतिहार है, चंदेल का नहीं है। राइट हो जाएगा चंदेल। अगला, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? बहुत गजब का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल इसे ही कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राज चोल, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? राइट हो जाएगा आपका, देखिए पाल के बाद आए थे सेन, पाल के बाद सेन, करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में कहाँ है? तंजौर, तंजौर कहाँ है भाई? तंजौर कहाँ है भाई? तमिलनाडु में है ना, तो राइट हो जाएगा तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ पे? तमिलनाडु में। चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? चोल राज्य जो है इन्हें किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? बताओ। बड़ी गर्मी लग रही है भाई, बहुत गर्मी लग रही है, क्या बताएं, इतनी गर्मी है कि आप समझ नहीं सकते हैं। चेहरा तो दिख नहीं रहा है मेरा, फिर आपको पता चल जाता, पसीने गिर रहे हैं, बिल्कुल जैसा लग रहा है कि धारा बह रही हो, है ना। भले ही थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर कह दिए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं भाई कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखो राइट हो जाएगा, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट के आक्रमण को झेलना पड़ा? कृष्ण तृतीय। किसके? कृष्ण तृतीय, ध्यान रखिएगा तृतीय है। अगला, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? ऐहोल में थी। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ऐहोल। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? राइट हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। राइट हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पुलकेशिन प्रथम। मिहिर भोज जो है कहाँ का शासक था? मिहिर भोज जो है कहाँ का शासक था? प्रतिहार का। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन प्रतिहार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा ने की थी, किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, अब यहाँ पे कह दिया गया भाई एक पाल राजा, तो आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि पाल राजा इसमें धर्मपाल ही होगा, तो राइट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। इतना आसान सवाल सीजीएल परीक्षा में पूछ गया। बताओ भाई, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में खजुराहो मंदिर जो है कहाँ पे है? खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? राइट हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश में, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासन था? 44 नंबर सवाल, किस वंश का शासन था? इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा माणिक्य का शासन था, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। ने गंगे कोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की थी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण में लाने का श्रेय किसे दिया गया, तो आप किसे बताए थे? राजेंद्र चोल प्रथम, तो वही राइट होगा ना भाई। जो गंगा नदी पर विजेता किसे माना जाएगा? जब उत्तर से दक्षिण ले आए तो विजेता किसे मानोगे? राजेंद्र चोल को ही मानोगे ना, तो राइट क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राजेंद्र चोल प्रथम। शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी, यानी कि कौन से शासक हैं जिन्होंने खजुराहो में अपनी धार्मिकम कैपिटल जो है ये स्टेब्लिश की? राइट हो जाएगा चंदेल राजवंशों ने, चंदेल शासकों ने। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? राइट हो जाएगा एलोरा की गुफा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, घना आसान सवाल है। घना आसान सवाल इसे ही कहा जाता है, इतना समझ लो। अगर इसका आंसर नहीं दे पाए तो पढ़ना बेकार है। अब आप ये सोच लेंगे भाई ये कैसे कह दिए, हाँ भाई अगर इसका आंसर नहीं दे पाए तो पढ़ना बेकार है। कैलाश मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कैलाश मंदिर। अगला सवाल है कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? लिंगराज मंदिर है कहाँ पे? उड़ीसा, भुवनेश्वर, करेक्ट हो जाएगा सेकंड। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का एग्जाम में टपकेगा। अब किसके एग्जाम में टपकता है या किसके एग्जाम में आता है भाई ये नहीं कह सकते, या किस शिफ्ट में आता है ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आएगा इतना जान लो, आएगा तो आएगा। अरे भाई आएगा तो आएगा, अब स्टाम्प पेपर पर थोड़ी लिख दे। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में साला भोग का मतलब होता था विद्यालय के लिए रखी गई दान में भूमि। फिर समझो, विद्यालय के लिए रखी गई दान में भूमि, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे
जल्दी बताइए। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन हुआ? गजब का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहतर सवाल है, एग्जाम में टपकेगा। अब किसके एग्जाम में टपकता है? बिंदु शक्ति राइट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 54 नंबर सवाल, नहीं 54 नहीं भाई, 52 नंबर बताना है। 54 कहाँ पहुँच गए? 52 नंबर है कि कोलथुनाडु, फिर से समझो, कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? भाई सवाल तो इंपॉर्टेंट है, 2020 में सीजीएल में पूछा गया है और ये थोड़ा सा कठिन भी है। कठिन तो है, अब खुद देख लो ना, कठिन है, पहले बताओ आंसर फिर कठिन लगेगा। केरल में है। देखो ये सब नाम कहाँ के लग रहे हैं आपको? केरल का ही लग रहा है। तमिलनाडु होता तो हो सकता था तमिलनाडु लगता, लेकिन केरल का है भाई और केरल ही राइट है। फिर से समझो, कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कुमकुर ये कहाँ का है भाई? ये है केरल का। नेक्स्ट सवाल ये रहा, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? 53 नंबर सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने कराया? राइट हो जाएगा पल्लव राजवंश, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही आसान सवाल था। महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ, धर्मराज यानी युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, और 5वें रथ का नाम क्या था? अरे भाई 5वें रथ कौन सा होगा? तो आसान सवाल है भाई, कौन सा होगा? अब ये मत समझना कि भीष्म हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे, सब गलत है। द्रौपदी होंगी, महाभारत वाली द्रौपदी है ना। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जिसे चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित किया गया है? चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित किया गया है, वो इसमें से कौन सी सही है? ब्रह्मदेव मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि ना, सालाभोग ब्राह्मणों, अभी भाई आपने देखा सालाभोग वो स्कूल के लिए दी जाती थी। पल्ली चद्दम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, क्या यह सही है? हाँ भाई यही सही है भैया, यही मैं हाईलाइट कर दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी का क्वेश्चन है। ओके, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है, और जस्ट थोड़ी देर पहले बताया भी गया शायद, राइट नहीं ये नहीं बताया मैंने, राइट हो जाएगा एरावतेश्वर। ये मंदिर जो है ये चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। एरावत जो हाथी है ये किसका था? किसका था? इंद्र के नाम, इंद्र के हाथी का नाम क्या था? एरावत हाथी, और उसी के स्थान पे या फिर उसी के बेस पे बना है एरावतेश्वर। है किससे? चोल साम्राज्य से। किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? भाई इंपॉर्टेंट है, और मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है भाई, गला सूख गया है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। हमारे पास माइक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, जितना तेज़ बोलूँगा उतनी तेज़ आवाज़ आपके पास जाएगी, अगर धीरे बोलूँगा तो धीरे आवाज़ जाएगी, मतलब माइक नहीं है। और ये तेज़ या फिर ये गला मैं किस लिए फाड़ रहा हूँ? ये आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके सपने पूरे हो जाए, और आप ऐसे मित्र हैं कि मात्र 1 सेकंड का काम है लाइक करना, और लाइक तक नहीं कर सकते हो। भाई मेहनत आपके लिए करें तो लाइक जरूर कर दिया करो, और अगर ये आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दिया करो, अपने सभी भाई तक शेयर कर दिया करो, उन्हें भी इस क्लास के बारे में बेनिफिट मिल पाए। तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है भाई, क्लास को शेयर भी कर दिया करो। लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था, राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ययाति केसरी। दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 2020 में, पक्का है किसी न किसी शिफ्ट में इस बार भी टपकेगा। दंती दुर्ग एक शासक था जिसने मान्यखेट में अपनी राजधानी स्थापित की। देखो दंती दुर्ग, अब आप वैसे भी कह सकते हैं कि दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम था दंती दुर्ग, तो राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन राष्ट्रकूट। अब आइए भाई हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 6, और शायद ये हमारे जो प्राचीन इतिहास की सीरीज है इसका ये टाइप नंबर 6 अंतिम है। इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा मध्यकालीन भारत।
अब आपके मन में ये अगर सवाल आ रहा है कि इतनी देर हो गया अभी प्राचीन नहीं चल रहा है, तो भाई आप क्लास को अभी के अभी छोड़ दो, क्योंकि इसमें वह बच्चे क्लास ना देखें जो बोर महसूस कर रहे हैं। मेरा आपका कहने का ये है कि भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई स्टाम्प पेपर लाओ ना, या फिर अगर कोई एक सिग्नेचर करवा मुझसे, तो मैं सिग्नेचर भी कर दूंगा कि इतिहास से इससे अलग सवाल नहीं जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा सवाल करवा रहे हैं, जानते हो कितने करवा रहे हैं? 1800 के लगभग कुछ सवाल हैं, और ये वही सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फिर से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, अब कैसे कह देते हो नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा और यही टपकेगा, इतना भी समझो। टाइप नंबर 6 का सवाल नंबर 1, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित हैं जो शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। बताओ कौन सी गुफाएं? अब भाई इतना समझते हो, मुंबई में है, मतलब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सी है? इसमें तो लगभग सभी है, एलिफेंटा राइट होगा। नेक्स्ट, बाद में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा कुमारगुप्त द्वारा स्थापित है, कहाँ पे? ये है बिहार में, राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बिहार। इनकम टैक्स असिस्टेंट में आया है। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालानुक्रम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में आएगा। सबसे पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया? पहले आए थे हर्यक वंश। कौन आए पहले? पहले आए हर्यक, फिर कौन आए बताओ? पहले हर्यक आए, हर्यक के बाद कौन आए? बहुत बढ़िया भाई, कौन आए? कौन आए? कौन आए? बहुत बढ़िया। बताओ। देखो, पहले आए हर्यक, क्योंकि बिम्बिसार ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की। हर्यक आए। हर्यक के बाद कौन आए? हर्यक के बाद जो आए वो इनके जो मतलब शासक हुआ उदयन के, ठीक है। इसके बाद जो आए ये आए शिशुनाग। कौन आए? शिशुनाग आए। और शिशुनाग के बाद कौन आया? शिशुनाग के बाद जो आए वो आए नंद, है ना, क्योंकि घनानंद को हराए थे। अब इसके बाद जो नहीं, नंद ये तो दूसरा है। अब नंद को जब हराए, उसको किसने हराया था भाई? बृहद्रथ जो ये मौर्य हैं, ये तो बात अलग है, ये मौर्य हो जाएगा। अब आप समझ नहीं पाए होंगे, नहीं समझ पाओगे, फिर से समझाना पड़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 मिनट समझिए, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम बर्बाद ही होगा। देखिए, सबसे पहले मगध पे अगर कहा जाए कि शासन या फिर मगध की अगर कोई स्थापना की तो किसने की? मगध की बात कर रहे हैं तो बृहद्रथ ने की थी। और सबसे पहले जो मतलब वंश चला वो कौन सा चला? हर्यक वंश चला, फिर शिशुनाग वंश चला, फिर नंद वंश चला, फिर मौर्य वंश चला, ठीक है। मेरे प्यारे भाई, मगध साम्राज्य का जो पहला उल्लेख है ये किस वेद में किया गया है? तो ये अथर्व वेद में किया गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश जो है ये मगध साम्राज्य के सबसे पहले शासक यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक हुए बिंबिसार, तो ये नंबर 1 पर बिंबिसार है। और बिंबिसार का जो सबसे अंत में हुआ यानी कि बिंबिसार का जो लड़का हुआ अजातशत्रु, इन्होंने बिंबिसार की हत्या कर दी। और अजातशत्रु की हत्या जो है उदयन ने कर दी। उदयन के मेरे प्यारे भाई 3 पुत्र थे, एक का नाम था अनिरुद्ध, दूसरे का नाम था मुंडा, और तीसरे का नाम था नागदशक। नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। और नागदशक की हत्या जो है ये किसने की? ये शिशुनाग वंश के जो शासक थे शिशुनाग, इन्होंने हत्या कर दी नागदशक की। अब शिशुनाग वंश की हत्या की। शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ ये हुआ कालाशोक या फिर काकवर्ण। और ये कालाशोक या काकवर्ण के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति 383 में हुई थी साबकमीर की अध्यक्षता में, जानते होंगे। और मेरे प्यारे भाई जो शिशुनाग वंश है इसका अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या जो है ये महापद्मनंद ने की, और उसके बाद नंदवंश की स्थापना की। नंदवंश की स्थापना जो है किसने की? महापद्मनंद ने की। महापद्मनंद के जो अंतिम शासक हुए ये कौन हुए? बता, पहले इसका आंसर बता फिर। बहुत बढ़िया। महापद्मनंद के जो अंतिम शासक हुए ये कौन हुए? घनानंद। घनानंद की जो हत्या किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, यानी पहले 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, यानी थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश में हाल में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? बताओ, 4th नंबर सवाल है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत, चार्वाक, धन्वंतरी, चार्वाक, कौन? बताओ भाई। चरक हैं क्या? ये चरक हैं? हाँ भाई चरक हैं। सुश्रुत हैं? हाँ भाई सुश्रुत हैं। धन्वंतरी हैं? हाँ भाई धन्वंतरी हैं। चार्वाक हैं? चार्वाक थोड़ी हैं। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीन युग है मोहम्मदी युग। मोहम्मदी युग क्या बता रहे हो भाई? बौद्ध युग है, सेकंड ऑप्शन, जीडी में पूछा गया। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में हैं,
फोर्थ ऑप्शन राइट होगा औरंगाबाद। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। चिकित्सीय त्रय यानी कि जो चिकित्सक रहते थे जिन्हें चिकित्सीय त्रय कहा जाता था वो कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चिकित्सीय त्रय, एक का नाम था चरक, दूसरे का नाम था सुश्रुत और तीसरे का नाम था पंतजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा। तो चरक, सुश्रुत और पंतजलि राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका। ओके गाइस, नेक्स्ट, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों और उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए और फिर नीचे दी गई कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। नीचे दी गई कूट भाषा का एक बार देख लीजिए और उसके बाद सही उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहले कविराज मार्ग, कविराज मार्ग जो है ये किसकी है? ये है अमोघ वर्ष की, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे भाई आदि पुराण, आदि पुराण जो है ये है जिनसेना की। इसके बाद अगर कहा जाए तो गणित सारास्मग्रह ये है महावीराचार्य की, और अमोघ वृत्ति जो है ये है शाक्टायन की। थोड़ा कठिन है सवाल तो इम्पोर्टेंट है, याद भी, ये भी याद रखिएगा। 3 4 1 2 राइट हो जाएगा, 3 4 1 2 सी आंसर। राजवंशों का मिलान करना है और उसके बाद नीचे दी गई कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। मतलब किसकी स्थापना किसने की, जो जो जानते हो वो कर लो, अपनी आप सब हो जाएगा। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी बताओ? सिंह विष्णु ने की थी ना। सही है, तो ये हो जाएगा सिंह विष्णु। चालुक्य की स्थापना किसने की थी? चलो अभी छोड़ दो। राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। अब बताओ पहले चालुक्य की स्थापना किसने की थी और होयसल की स्थापना किसने की थी? चालुक्य की स्थापना की थी किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और होयसल की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। तो क्या हो जाएगा आपका 3, पहले 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्री पेरम्बदूर किसका जन्मस्थल है? श्री पेरम्बदूर जो है किसका जन्मस्थल है? श्री रामानुजाचार्य की। करेक्ट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, श्री रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? रांची स्तूप, सांची स्तूप, भरूच स्तूप, धमेक स्तूप है? रांची, रांची, रांची भाई थोड़ी, ये सांची है, पहला ही गलत है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये नहीं, ये तो हो गया भाई। ये चीनी यात्रियों ने सबसे पहले भारत की यात्रा क्यों की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चीनी यात्रियों ने सबसे पहले भारत की यात्रा क्यों की? क्योंकि बौद्ध धर्म में रुचि थी, बात खत्म। अगला सवाल, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला विश्वविद्यालय फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्महीर का पंचतम सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्राह्महीर का जो पंच सिद्धांत में किससे संबंधित है? ब्राह्महीर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहते थे और इनका संबंध जो है ये किससे है भाई? ये खगोल विज्ञान से। पंच सिद्धांत में इनकी एक पुस्तक है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आर समाशास्त्री। कौन है? आर समाशास्त्री। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक चिन्ह लिया है? राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यानी कि जो सत्यमेव जयते हैं। अगला सवाल है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विष्णु शर्मा ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पे है बताइए? बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा पाकिस्तान में, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला पाकिस्तान में है। अगला सवाल है कि नगर कोझिकोड कहाँ है? देखिए नगर कोझिकोड ये जो है ये क्या कहलाता था? ये कह रहा है भाई, ये क्या कहलाता था? ये कालीकट कहलाता था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि नालंदा का पूछा जाएगा तो बिहार, तक्षशिला पूछा जाएगा तो पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? देखिए हर्षवर्धन के समय में होनसांग आए थे, क्या सही है? हाँ भाई बिल्कुल सही है। अकबर के समय में टोडरमल आए थे, मतलब टोडरमल रहते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त चाणक्य, ठीक है। विक्रमादित्य के समय में चैतन्य, गलत, ये गलत है, बिल्कुल गलत है भाई, चैतन्य नहीं रहते थे, ये सब गलत है, पूरा फोर्थ गलत है। अगला सवाल देखिए, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, नीचे दी गई कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए और ये लीजिए पूरा का पूरा सवाल। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताओ। देखिए समझिएगा, यहाँ पे अगर कहा जाए बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, बताइए पहले। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा माउंट आबू राजस्थान में। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ठीक है भाई। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। और हम्पी में स्मारक जो है कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक में। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका वी के बाद डी के बाद ए के बाद सी, BDAC यानी थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है। अच्छा ठीक है। ह्वेनसांग चीनी आती था, इब्न बतूता मोरक्को था, और मेगास्थनी यूनान से था, फाहियान ये भी चीनी था, तो ये मलेशिया कहाँ से आ गया, गलत है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, घना आसान सवाल है, राइट हो जाएगा पंतजल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा पंतजल। नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है ये किस में उल्लेखित है, किस उपनिषद में उल्लेखित है, कंठोपनिषद में है, राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन कंठोपनिषद। अगला सवाल देखते हैं, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी, ये किसने लिखा है, शूद्रक ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका वो हो जाएगा मुबेंदे वेलन, ठीक है, बड़ा कठिन नाम था। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ है, फोडोंग बौद्ध मठ कहाँ है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम में। अगला सवाल, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में जाना जाता था, ऑप्शन नंबर 1 असम। ओके सो गाइज यहाँ पे टाइप नंबर 1 का पूरा आंसर, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5, ये सारा का सारा आंसर आपको मिल जाएगा। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF को जरूर ले लीजिएगा, और ये फुल एक्सप्लेन के साथ है। बाकी मेरे प्यारे भाई ये प्राचीन इतिहास कंप्लीट हुआ, अब हम बढ़ते हैं अपने मध्यकालीन इतिहास की तरफ। ओके फिर वही कहना चाहेंगे भाई, अगर मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दो, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक तो करना ही बनता ही है। और अगर आप चाहें तो इस ई बुक को ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से एक बार मैं आपको एक छोटी नज़र में या सरसरी नज़र में बता देता हूँ। ये ई बुक जो है 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की है, मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसमें आपका जीके पूरा कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा। अगर लेना है तो मात्र 39 रुपये में ले सकते हो। 8948667652 89487672 पर व्हाट्सअप करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। आज की जो ये क्लास है आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मध्यकालीन इतिहास की तरफ। नमस्कार, अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।